तो भाइयों नमस्कार, स्वागत है करंट अफेयर्स के एक और महत्वपूर्ण सेशन में। आज हम लोग फरवरी माह के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। यह मंथली करंट अफेयर्स की सारगर्भ श्रृंखला इसलिए प्रयासित है क्योंकि आप लोग परीक्षा में बहुत बेहतर करें, बहुत अच्छा करें। इससे पहले आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी माह के करंट अफेयर्स प्राप्त हो चुके हैं। फरवरी माह के करंट अफेयर्स को 5 भागों में बाँट के हम लोगों को पढ़ना है। राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है, विविध है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है और प्रमुख दिवस है। और इन्हीं 5 से प्रश्न लगभग आपके पूछे जाते हैं, जिन 5 को हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा-सा फरवरी का चैप्टर बड़ा चैप्टर है ना? क्योंकि फरवरी के करंट अफेयर्स में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जिसको हम लोग करेंगे। आगे बढ़ने से पहले फिर से वही महत्वपूर्ण सूचना आपको प्रेषित करूँगा कि यह सभी वीडियो आपको रवि तिवारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मिल रहे हैं। करंट अफेयर्स के सभी वीडियो वहीं से आपको प्रेषित किए जाएंगे। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह भी टारगेट ताल्लुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का ही एक चैनल है और संस्था एक विशेष प्लानिंग के तहत, विशेष योजना के तहत करंट अफेयर्स इसी चैनल से आपको प्रेषित कर रही है। तो आप सभी लोगों को रट लो, वैक्सीन, छोटे बड़े मैराथन जो भी होगा वो यहीं से प्रेषित किया जाएगा। तो इसके लिए आप मेंटली तैयार रहे और इसको आप मतलब सब्सक्राइब इसलिए कर लें क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो कि हमने ये पढ़ा दिया और ये आपको मिल नहीं पाया। क्लियर? तो आइए अब हम लोग इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। तो फरवरी के करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय को देखते हैं और राष्ट्रीय परिदृश्य पर हम लोग जाते हैं तो जो पहला टॉपिक आपका है, वो पहला टॉपिक है आपका सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग। जब भी हम लोग सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग की बात करते हैं तो हमारे दिल और दिमाग में अटल टनल का नाम आता है। एक उत्कृष्ट कार्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समावेश करने की बात किया गया, जिससे जनजीवन तो सामान्य हुआ ही हुआ, सामरिक दृष्टिकोण के हिसाब से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। 9.02 किलोमीटर की ये जो सुरंग बनाई गई है, जो टनल बनाई गई है, ये रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। तो आपके लिए यही 2 पॉइंट बहुत विशेष है ना? लेह मनाली राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे से 9.02 किलोमीटर की सुरंग गुजरती है। पहले जब ये नहीं थी, तो जनजीवन 6 माह के लिए इस राजमार्ग पर जनजीवन बंद रहता था, क्योंकि बहुत कठिन मौसम होता है। इस सुरंग का निर्माण मौसम की बहुत ही कठिन परिस्थितियों में किया गया है। अब आप सोच लीजिए कि जहां पर 6 माह के लिए राजमार्ग बंद रहता हो आवागमन, वहां पर कितनी चुनौतियां रही होंगी इसको बनाने में। लेकिन सेना सेना का जो दृष्टिकोण था, सेना की जो प्लानिंग थी, उसको सलाम है। सेना की प्लानिंग से और उसके बहुत बेहतर प्रबंधन से यह आज सफल हो गया। दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया गया और इस समारोह में वर्ल्ड ऑफ जो रिकॉर्ड्स हैं, वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में 10,000 फीट से अधिक ऊंची ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में इसको मान्यता दी गई। मतलब इतनी ऊंचाई पर दुनिया में कोई भी सुरंग नहीं है। एक खूबसूरत चित्र आप इसका यहाँ पर देख रहे हैं अटल टनल का, है ना? इस पर लिखा है अटल टनल रोहतांग। ठीक है? तो बाकी चीजें मैं आपको बता दिया हूँ। 9.02 किलोमीटर लंबी है, रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है, मनाली लेह राजमार्ग पर है और मौसम की कठिन चुनौतियों में इसका जो है निर्माण किया गया है। जब ये नहीं थी तो 6 महीने के लिए सर्दियों में राजमार्ग क्या रहता था? बंद रहता था। क्लियर? कभी मौका मिले तो जरूर घूमने जाइएगा। चलिए, तो दूसरा फरवरी माह का ये महत्वपूर्ण था। दूसरा, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते हैं। हम सभी लोग आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूरा होने पे 75 सप्ताह पहले, है ना? तो जब विज्ञान सर्वत्र पूज्यते का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बेसिकली एक पूरा सप्ताह है जो 22 से 28 फरवरी तक केंद्र सरकार ने मनाया। 22 से 28 फरवरी तक इसको केंद्र सरकार ने मनाया। तो आप देखिएगा कि आपसे कहा जाए कि विज्ञान सर्वत्र पूज्यते सप्ताह कब से कब तक मनाया गया, तो 22 से 28 फरवरी तक मनाया गया। ठीक है? यहाँ पर क्या था कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के विज्ञान प्रसार शाखा द्वारा, संगठन द्वारा इसका निर्माण किया गया। 4 विषयों के तहत इसको समूहीकृत किया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के 75 केंद्र बिंदु कौन-कौन से हैं? आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मील के पत्थर, स्वदेशी परंपरागत आविष्कार और नवाचार और ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना? तो यहाँ पे भी देखिए, आपने देखा 75 आ गया, है ना? तो इसको भी एट द रेट ऑफ 75 कर लीजिए। तो आपको बस इतना याद रखना है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत
जो है 75 केंद्र बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए 22 से 28 फरवरी तक इस महत्वपूर्ण सप्ताह का आयोजन किया गया। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। चलिए तीसरे बिंदु पर चलते हैं। तीसरा बिंदु है हमारा मेदाराम यात्रा, है ना? कुंभ के बाद, कुंभ को तो आप लोग जानते ही हैं। कुंभ के बाद मेदाराम यात्रा जो उत्सव है, उसको देश का दूसरा सबसे बड़ा उत्सव कहा जाता है। देश का दूसरा सबसे बड़ा उत्सव, ठीक है? तो इस वर्ष यह उत्सव बेटा, ये 2 वर्ष में 1 बार मनाया जाता है। द्विवार्षिक उत्सव है, ठीक है? 2 वर्ष में 1 बार मनाया जाता है और ये तेलंगाना तेलंगाना में मनाया जाता है। इसको न्याय का उत्सव भी कहा जाता है। न्याय का उत्सव भी कहा जाता है। लोग पारंपरिक परिधान पहनते हैं, पारंपरिक परिधान पहन के संगीत होता है, अपने देवता की पूजा होती है, उपासना होती है। कृषि कार्यों को महत्व मिले, कृषि कार्यों में संपन्नता आए, इसके लिए भी होता है। और न्याय का ये त्योहार माना जाता है मेदाराम यात्रा, जो कि प्रत्येक 2 वर्ष में कोया जनजाति, जो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है प्रमुख रूप से। कोया जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है। यहाँ पे सारा डिटेल लिखा है, एक बार आप इसको देख लीजिए, तो मैं कुछ और डिटेल आप लोगों से शेयर करता हूँ। क्लियर है? हाँ, कोया जनजाति द्वारा इसको मेदाराम यात्रा को मनाया जाता है। मेदाराम जो है वो ऐतुर नगरम वन्यजीव अभयारण्य में एक दूरस्थ स्थान है, जो मुलुगु में सबसे बड़े जीवित वन क्षेत्र दंडकारण्य का एक हिस्सा है। ठीक है? त्योहार के आगमन और उसके शुभ महत्व को ध्यान में रखते हुए मेदाराम यात्रा को 1996 में राज्य महोत्सव घोषित किया गया था। तो 1996 में इसको राज्य महोत्सव घोषित किया गया था। राज्य महोत्सव घोषित किया गया था। तो कोया जनजाति याद रखना है, तेलंगाना याद रखना है, देश का दूसरा सबसे बड़ा है, इसको भी याद रखना है। न्याय का उत्सव है, न्याय के प्रति सजगता का उत्सव है, जहां पर लोग पारंपरिक परिधान देखते, नृत्य संगीत के साथ अपने देवी देवताओं को और पूर्वजों को याद करते हैं और न्याय की प्रति जो है न्याय के प्रति कि न्यायपूर्ण रहे, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो एक न्याय का त्योहार है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए, समृद्ध पहल, ठीक है? तो नाम से ही क्लियर है, पहले तो देख लीजिए ये समृद्ध है। तो समृद्ध का फुल फॉर्म क्या है? यहां से पढ़ लीजिए। सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। तो इसका मतलब ये है कि ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। तो अटल इनोवेशन मिशन, AIM, अटल इनोवेशन मिशन और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं USAID का संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम है, ठीक है? जिसका एक ही उद्देश्य है, क्या बताओ? कि ग्रामीण और कमजोर आबादी हेतु सस्ती एवं पूर्ण गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच करना, है ना? मतलब गुणवत्ता और पहुंच और समानता, ठीक है? स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता हो, वहां तक सबकी पहुंच हो और सबको समान रूप से डिलीवर्ड हो सके, यही इसका उद्देश्य है समृद्ध पहल का। और इस समृद्ध पहल की शुरुआत नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन और USAID द्वारा 8 फरवरी को की गई, ठीक है? तो इसको आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाना, उसमें सुधार करना, उसकी गुणवत्ता को मतलब सही करना, गुणवत्तापूर्ण करना और सब तक इसकी पहुंच हो वहां तक इसको पहुंचाना, इसका प्रमुख प्रायोजन है। आइए, अगला है आपका राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली, है ना? जब हम कहीं पर जाते हैं, जैसे कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं या हम हमें कोई लाइसेंस लेना हो या हमें कोई नया कार शुरू करना हो, तो हम लाइसेंस के लिए 15 अलग-अलग जगह पर जाएँ, वहाँ पर बिचौलिए हों और बिचौलियों से हम परेशान हों, तो कार के प्रति हमारा जो आकर्षण होता है या हमारा जो कंसंट्रेशन होता है, वो शिफ्ट होता है। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है कि जहां पर सभी आपको लाइसेंसी अनुमतियां वन विंडो से क्लियरेंस होती हैं और आपका कार्य करना आसान होता है और आप अपने इन्वेस्टर को एक स्वस्थ वातावरण देते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हम लोग इस समय बात कर रहे हैं। 7 फरवरी 2022 को एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया।
है ना? पहला संस्कारित प्रदेश बन गया। तो एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो निवेशकों को व्यावसायिक आवश्यकताओं को के अनुसार पहचान करने और अनुमोदन करने के लिए एक निर्देशिका के रूप में कार्य करेगा। मतलब एक ही जगह से उनको सारी व्यापारिक अनुमतियाँ और लाइसेंस मिल सकेंगे। इससे बिचौलियों की भूमिका तो समाप्त होगी, बल्कि एक स्वस्थ वातावरण मिलेगा। जब मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया जा रहा था, तो ये कहा गया था कि भाई यहाँ पर आपके यहाँ दिक्कत ये है कि सरकार की भूमिका केवल नीति निर्माण तक सीमित करिए। क्योंकि अपने यहाँ क्या होता है कि अगर कोई हमें कहीं पे भी कोई सरकारी काम कराना है, तो हर विभाग के बाहर बिचौलियों की भूमिका बहुत सक्रिय है। जब कोई इन्वेस्टमेंट करने आता है, तो इन सब चीज़ों का बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे एक छोटे से उदाहरण से हम समझें, आपके गाँव में कोई बाज़ार है, छोटा-सा एक गाँव है और आपको अपने गाँव में एक बाज़ार लगवाना हो। एक बार दुकानदार आपके गाँव में आया, आप उस दुकानदार को अगर सकारात्मक माहौल नहीं दे पाए, अच्छा माहौल नहीं दे पाए, तो अगली बार वो आपके गाँव में दुकान लगाने से पहले सोचेगा। आपने उससे अनावश्यक वसूली की, चंदा लिया, मध्यस्थता की कि हाँ, दुकान लगाओगे तो हम ये लेंगे, तो वो अगली बार कहेगा यार उस गाँव का माहौल ठीक नहीं है, हम बार-बार वहाँ पे नहीं जाना चाहेंगे। सेम स्थिति यहाँ पे भी है ना? इसको हम छोटे रूप में समझें, तो यहाँ पे अगर एकल विंडो क्लियरेंस मिलेगा, एकल खिड़की प्रणाली मिलेगी, तो निवेशक के लिए एक स्वस्थ वातावरण बनेगा, निवेश के लिए एक स्वस्थ वातावरण बनेगा और राज्य में समृद्धि आएगी। तो जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर बन गया है। आइए अगला, डार्क नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी द्वारा 15 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में डाकथान 2022 का आयोजन किया गया। ठीक है। देखिए, डार्कनेट बाजारों की गुमनामी को उजागर करने के लिए, प्रभावी समाधान खोजने के लिए, छात्र युवाओं और तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल करने के लिए, देखो, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए हम वैज्ञानिक और तकनीकी तरीके से कैसे मादक पदार्थों की तस्करी को रोक सकते हैं, इसके और कितने तरीके हो सकते हैं, उसके लिए एक आयोजन ही किया गया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा डाकथान 2022 नई दिल्ली में। ठीक है। तो दुनिया भर के जो है डार्कनेट के माध्यम से, मतलब तकनीकी के माध्यम से सुझाव मांगेगा कि मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के लिए क्या-क्या समाधान हो सकते हैं। क्या-क्या समाधान हो सकते हैं? ड्रग्स और अलग-अलग चीज़ों से आप देख रहे हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक का आदमी ग्रस्त है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो काम कर रहा है ना? वह अपने काम को और प्रभावी करना चाहता है और अपनी पहुँच को तकनीकी माध्यम से और समृद्ध करना चाहता है। उसीलिए इस प्रकार के कार्यक्रम आपके आयोजित किए जाते हैं, ठीक है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 1986 में की गई थी, ये आप याद रखिएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 1986 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है बेटा, वो मुख्यालय इसका कहाँ पे स्थित है बताओ? इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए, अगला टॉपिक है अपना, भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा। यह महाराष्ट्र में शुरू हुई है। भारत की पहली भूमि मुंबई से जोड़ता है ना? मतलब नई मुंबई और पुरानी मुंबई को ये एक साथ क्या करता है? समृद्ध करता है। 3 मार्गों पे चल रही है। तीनों मार्ग बेलापुर से शुरू होते हैं। तो बेलापुर से फेरी घाट पहला है, ठीक है? दूसरा है बेलापुर से एलिफेंटा गुफाएं और तीसरा है बेलापुर से जेएनपीटी। 3 मार्गों पर चल रही है। तो आपको याद रखना है कि कहाँ पे शुरू हुई, किस राज्य में शुरू हुई? महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुई है। क्लियर? चलिए, अगला है आपका गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 2014 में की गई थी, ठीक है? तो मिशन इंद्रधनुष क्या है? ये हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 7 फरवरी 2022 को गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया। पूर्ण टीकाकरण कवरेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है? पूर्ण टीकाकरण कवरेज को बढ़ाने के उद्देश्य से कम टीकाकरण कवरेज, उच्च जोखिम वाले दुर्गम क्षेत्रों में आंशिक व बिना टीकाकरण वाली गर्भवती महिलाओं व बच्चों को कवर करने और उन्हें टीकों के जरिए बचाव योग्य बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। उसी का ये विस्तृत रूप है ना? उसी का ये विस्तृत रूप है। अगला है आपका ऑपरेशन आहट। देखो, रेलवे स्टेशन से न केवल सामान चोरी होता है, बल्कि शिशुओं को भी चोरी चोरी किया जाता है। मानव तस्करी भी रेलवे स्टेशन से हो रही है, अलग-अलग उम्र की
तो मानव तस्करी को रोकने के लिए रेलवे ने एक नया ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन आहट। तो रेलवे सुरक्षा बल ने फरवरी 2022 में मानव तस्करी को रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट चलाया। तो ऑपरेशन आहट किसका है? रेलवे का है। ऑपरेशन आहट के हिस्से के रूप में लंबी दूरी के सभी रेल मार्गों पर विशेष बल को तैनात किया जाएगा, जो पीड़ितों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को तस्करों से, चंगुल से बचाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, है ना? सबसे ज्यादा मानव तस्करी रेलवे के द्वारा ही की जाती है, मतलब रेलवे के माध्यम से की जाती है, ट्रेनों के माध्यम से की जाती है ना? और भी तरह तरीके के काम होते हैं, इससे उनको भी सुरक्षा दृष्टिकोण मिलेगा। जैसे जहर खुरानी है, जहर खुरानी के माध्यम से भी जो है, आपने देखा कि अभी एक रिपोर्ट आई थी कि ऐसा पदार्थ सुंघाकर उनको अचेत कर दिया जाता है और इसके बाद उनको ले जाते हैं। तो तमाम तरह की प्रक्रियाओं को रोकने के लिए ये ऑपरेशन आहट है, जो कहा किसके द्वारा है? रेलवे के द्वारा है। ठीक है, चलिए। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद के निकट मुचिनताल में तमिल वैष्णव संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। आप इसको देख रहे हैं, ठीक है। यह प्रतिमा पंचधातु सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ते की एक संयोजन है और दुनिया में बैठने की अवस्था में सबसे ऊंची धातु मूर्तियों में से एक है। यह 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है, जिसका नाम भद्रवेदी है। अब आप देख रहे हैं, यह जो आधार भवन है, यह भद्रवेदी है, इसका नाम भद्रवेदी है। ये बैठी हुई प्रतिमा है जो 216 फीट की है, जो सबसे लंबी प्रतिमा है ना? बैठी हुई सबसे लंबी प्रतिमा है विश्व की। इसको हमने क्या कहा? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। क्लियर है? हाँ, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। आगे बढ़ते हैं। स्माइल योजना, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षावृत्ति में लगे हुए जो लोग हैं, उनके पुनर्वास और कल्याण के लिए एक योजना अनुमोदित की, जिसका नाम है स्माइल योजना। ठीक है, तो स्माइल योजना का मतलब है आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता करना। तो आपको याद रखना है कि किससे जुड़ी हुई योजना है। तो यह ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षावृत्ति के कार्य में लगे हुए लोगों के कल्याण एवं पुनर्वास की योजना है। और किस मंत्रालय की योजना है? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजना है। इससे ज्यादा इसमें कोई भी विषय बिंदु आपसे पूछा नहीं जाएगा। अगले पे बढ़ते हैं। अगला है बेटा, विमुक्त जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सीड योजना। सीड का जब आप फुल फॉर्म पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर DNTS सीड्स। इसका मतलब मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए, केंद्रीय सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय ने विमुक्त जनजातियों, तो विमुक्त जनजातियों में 3 प्रकार के लोग आते हैं। सबसे पहले जो विमुक्त हैं, जिनको हम कहते हैं डिनोटिफाइड, ठीक है। दूसरा घुमंतु, जिनको हम कहते हैं नोमैडिक, और तीसरा होता है अर्ध घुमंतु, सेमी नोमैडिक। इन तीनों ही समुदाय के लिए, के सशक्तिकरण के लिए ये योजना है। तो इसका पूरा नाम क्या है बताइए? सीड। तो जो घुमंतु समुदाय है, अर्ध घुमंतु समुदाय है और विमुक्त समुदाय है, उसके लिए बेटा ये योजना है। 3 तरीके के वर्ग इसमें आते हैं, जिसको हम लोग समान रूप से क्या कहते हैं? DNTs कहते हैं। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि DNTs क्या है, तो इसमें 3 तरह के वर्ग आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले विमुक्त वर्ग आएगा, दूसरा घुमंतु वर्ग आएगा और तीसरा अर्ध अर्ध घुमंतु, सेमी घुमंतु। विमुक्त, जिनका कहीं वर्णन नहीं है लेकिन वो यहाँ निवासित है। कई ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें उनका वर्णन नहीं है लेकिन निवासित है। घुमंतु, ऐसी बहुत से आदिवासी और जनजातीय लोग जो घूम घूम कर यायावरी जीवन व्यतीत करते हैं और उनके काम भी ऐसे, उनके पास कोई स्थायी प्रॉपर्टी नहीं है। तीसरा अर्ध घुमंतु, जिनके पास कुछ स्थायी प्रॉपर्टी है, कुछ जमीन जायदाद है, लेकिन वो इतनी नहीं है कि वो अपने परिवार का भार पोषण कर सके, भार वहन कर सकें, पोषण कर सकें। इसलिए उसके अतिरिक्त भी उनको घूमने फिरने जाना पड़ता है अलग अलग कार्यों के लिए, जिससे जहां से वो कुछ धन इकट्ठा कर सके। तो तीनों ही प्रकार के समुदाय को स्थापित प्रदान करने के लिए ये योजना है, जिसका नाम है सीड। तो सीड योजना केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजना है। इस टर्म को जरूर याद रखिएगा, ये टर्म आपके लिए सहायतार्थ हो सकता है। क्लियर? इन समुदायों को मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष प्रयास 4 किए गए।
जरूर याद रखिएगा। अगर आप पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं तो जरूर याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले इन समुदायों की समस्या के समाधान के लिए अक्टूबर 2003 में पहला आयोग स्थापित किया गया केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है। इसको और स्वरूप देने के लिए 2008 में रैंके आयोग की स्थापना हुई। तो कुछ सुझाव यहां से आए, कुछ सुझाव यहां से आए, लेकिन पूर्ण स्थापित नहीं आ पाया, कुछ सुधार हो गया। इन समुदायों के नियोजित विकास के लिए भीखू रामजी इदाते की अध्यक्षता में 2015 में राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। तो पहला प्रयास ये था, दूसरा प्रयास ये था, तीसरा प्रयास ये था, है ना। अब इस आयोग ने जो सिफारिश की, इस आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने 2019 में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड की स्थापना की, और अब यह योजना सीड के रूप में आपके सामने आई है। तो यह इनके विकास के प्रयास का एक विस्तृत क्रम है, जहां पर आपको याद रखना है, चूंकि करंट से जुड़ गया है, इसलिए ये आयोग भी आपके लिए अब इम्पोर्टेंट है और ये आयोग भी अब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो भीखू रामजी इदाते आयोग और रैंके आयोग को भी आप याद रखिएगा। और पहला आयोग 2003 में स्थापित किया गया था डीएनटीच के लिए, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला टॉपिक है ईट राइट कैंप। एफएसएसएआई भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जबरदस्त काम कर रहा है। अभी स्टेशनों के बारे में भी आपने देखा कि जहां पर स्वस्थ और पौष्टिक भोजन जो है दिया जाता था, उन स्टेशनों को एफएसएसएआई प्रमाणन दिया गया। हमारे पुलिस वालों का भी स्वास्थ्य बेहतर हो सके, उनको भी पौष्टिक खाना मिल सके, तो एफएसएसएआई द्वारा इस दिशा में भी प्रयास किया गया है। और 4 थाने ऐसे हैं जिनको ईट राइट प्रमाणन प्राप्त किया गया है, 5 स्टार ईट राइट प्रमाणन, ताकि और भी जो है क्या हो, और भी जो है मोटिवेट हो, और भी जो है मोटिवेशन हो, और भी जगह अच्छा खाना बन सके। तो इसका उद्देश्य केवल एक ही है, पुलिस कर्मियों को उनकी कैंटीन और मेस में प्रतिदिन पौष्टिक और पूरक भोजन उपलब्ध कराना। तो कौन कौन से थाने हैं? तो पहले 4 पुलिस स्टेशन, बाराखंबा रोड पुलिस स्टेशन, तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन, कनाट प्लेस पुलिस स्टेशन और मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन, ये पहले 4 हैं। तो अपनी तरह की ये पहली पहल है। फरवरी 2022 में राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के 4 पुलिस स्टेशनों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट कैंपस के रूप में नामित किया गया है। तो ईट राइट कैंपस बेटा पुलिस स्टेशन से संबंधित है, पुलिस स्टेशन से संबंधित है, और इसका उद्देश्य यहाँ पर स्पष्ट है कि पुलिस कर्मियों को उनकी कैंटीन और मेस में प्रतिदिन, है ना, पौष्टिक और पूरक भोजन उपलब्ध कराया जा सके। क्लियर है? चलिए अगला टॉपिक हमारा भारत के 2 नए नए रामसर स्थल। बेसिकली रामसर क्या है बेटा? रामसर ईरान का एक शहर है, जहां पर 2 फरवरी 1971 को 2 फरवरी 1971 को एक संधि हुई। इस संधि के कारण इसको इसका नाम क्या रखा गया? रामसर कन्वेंशन रखा गया, रामसर संधि रखा गया। 1975 से ये समस्त वैश्विक रूप से लागू हुई और 1982 में भारत इसमें शामिल हुआ। तो पहले तो ये 3 चीज याद रखिएगा, ये ईरान का एक शहर है। 1971 में 2 फरवरी को यहाँ पे एक जो है संधि हुई थी, है ना। और उस संधि में भारत कब जो है आया था? 1982 से भारत इसमें आया था। अब इसके बारे में समझिए। जो रामसर अभी समय है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों, विशेषकर जल प्रभावी पक्षियों के प्राकृतिक आवास से संबंधित है, एक कन्वेंशन है। यह आर्द्र भूमियों के धारणीय प्रयोग और संरक्षण को सुनिश्चित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है ना। इसी कारण पूरी दुनिया में 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि अभी हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो गुजरात में जामनगर 2 नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया। गुजरात में जामनगर के पास खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश में वखरा वन्यजीव अभ्यारण्य को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में नामित किया गया है। तो अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 49 हो गई है। अब जो मैंने आपको ऊपर बताया वही नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इसको ध्यान रखिएगा। विश्व स्तर पर आर्द्र भूमि दुनिया के भौगोलिक क्षेत्र का 6.4% कवर करती है। जैव विविधता को बचाने के लिए, जैव विविधता को संरक्षित रहने के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण बहुत जरूरी है, और इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रत्येक देश में प्रयास किए जा रहे हैं, वैश्विक रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। आइए अगला हमारा टॉपिक है दुनिया में सबसे ज्यादा एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेलने वाली भारतीय टीम। 6 फरवरी 2022 को दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि गुजरात में है, अपना ऐतिहासिक 1000वां एक दिवसीय मैच वेस्ट इंडीज के साथ खेला।
और यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत विश्व की एकमात्र टीम है। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। भारत 1974 से एक दिवसीय फॉर्मेट में खेलना शुरू किया था। तो 1974 से हमने खेलना शुरू किया था और हम 1000 एक दिवसीय मैच खेल चुके हैं और हमने यह उपलब्धि हासिल की थी गुजरात के जो है सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में। और ऐसा करने वाले हम विश्व की एकमात्र टीम है और यह मैच हमने किसके खिलाफ खेला था? वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था। क्लियर है? अगला है लघु फिल्म पुरस्कार। तेलुगु भाषा में बनी लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट मानवाधिकार आयोग एनएचआर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में विजेता रही। इस फिल्म के निर्माता अकुला संदीप है। शिक्षा पर बनी है बेटा, इसलिए आपके लिए जरूरी है। अकुला संदीप इसके निर्माता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है। इस श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार लघु फिल्म कर्फ्यू को मिला। इस फिल्म के निर्माता रोमी मैतई तथा इस फिल्म में भी मानव अधिकार, शिक्षा, समानता, पुरातन मान्यताओं को केंद्र में रखा गया है। तो आपको ये याद रखना है, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए। सहारा रेगिस्तान दुनिया के सबसे गर्म, वह अपने शुष्क जलवायु के लिए मशहूर रेगिस्तान सहारा में बर्फबारी हुई। अब बताओ, ये तो गजब बात है। थानेदार के यहाँ चोरी हो जाए। सहारा वैसे देखो, जैसे ऑडिटी क्या है? विषमता ही याद रहती है। लेडी चार्ल्स नाना जो एक बहुत बड़ी प्रोफेसर है, उन्होंने कहा है कि विषमता याद रहती है। थानेदार के यहाँ चोरी हुई, सामान्य व्यक्ति के यहाँ चोरी होगी और पेपर में निकला होगा, कोई नहीं पढ़ेगा। थानेदार के यहाँ चोरी हुई, ये एक बहुत विशेष बात है कि भाई मतलब सुरक्षा करते हैं उन्हीं के यहाँ चोरी हो गई। तो ऑडिटी होनी चाहिए, है ना? कुत्ते ने व्यक्ति को काटा, इसमें कोई ऑडिटी नहीं है। व्यक्ति कुत्ते को काट ले तो ऑडिटी है ना? वो खबर आएगी। तो आपने देखा होगा कि इस समय सोशल मीडिया पर विषमता वाली जो खबरें हैं वो ज्यादा प्रचार में। यह एक सिद्धांत है मीडिया मैनेजमेंट का जो इस समय चल रहा है। लेकिन ये वास्तविकता है कि सहारा मरुस्थल में बर्फबारी हुई। अब इसको देखिए, है ना? तो पिछले 42 सालों में सहारा में बर्फबारी की 5वीं घटना है। इसके पहले 2021 में सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी हुई थी। सहारा का ये विशाल रेगिस्तान 11 देशों में फैला है। उनमें से एक अल्जीरिया के एक शहर में बर्फबारी की वजह से तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया था। तो अब पूरे सहारा में जो है नहीं बर्फबारी हुई, 11 देशों में फैला है। तो बर्फबारी किस देश में हुई? अल्जीरिया के एक शहर में हुई। ठीक है ना? तो ये बस थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है? चलिए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे देख लेते हैं। आसियान भारत उच्च स्तरीय सम्मेलन। विषय था एकीकृत नवीनकरणीय बाजार के लिए अनुभव और नवाचार। ये विषय था, या हम इसको कह लें ये थीम थी। ठीक है? हाँ, नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा 7 से 8 फरवरी को नवीकरणीय ऊर्जा पर आसियान भारत उच्च स्तरीय सम्मेलन की शुरुआत की गई। इस सम्मेलन में 5 तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया जो भारत और आसियान के विशेषज्ञों के बीच आपसी हित वाले विषयों पर समकक्ष विचार विमर्श की सुविधा प्रदान करता था। चलिए, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का समापन। गलवान घाटी में हुए गलवान घाटी में हुए प्रतिरोध के कारण हमने इसमें हिस्सा नहीं लिया। मतलब भारत देश में इसमें हिस्सा नहीं लिया। तो ना ही प्रारंभ में, शुरुआत में, और ना ही समापन के लिए हमने यहाँ पर अपना कोई भी प्रतिनिधि नहीं भेजा, है ना? तो बीजिंग के वर्ड्स नेस्ट स्टेडियम में ओलंपिक लौ बुझाने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक ने आधिकारिक रूप से बीजिंग ओलंपिक खेलों के समापन की घोषणा कर दी। इस समापन समारोह के उद्घाटन व समापन समारोह में भारत ने अपने प्रतिनिधि को नहीं भेजा। भारत ने राजनीतिक स्तर पर इसका बहिष्कार किया था। भारत के बहिष्कार करने का वजह क्या था? गलवान घाटी में हिंसा, जो कि एक बड़ी बात थी। हम लोग सब लोग इससे परिचित हैं। ठीक है? झड़प में शामिल सैन्य कमांडर को चीन द्वारा इन खेलों का मसाल वाहक बनाया जाना था। झड़प में शामिल जो सैन्य कमांडर था, उसी को चीन द्वारा इन खेलों का मसाल वाहक बनाया गया था, इसीलिए हम लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। विंग डोएन, है ना? इसका शुभंकर था। ओलंपिक में 16 गोल्ड मेडल सहित कुल 37 पदकों के साथ नॉर्वे पहले स्थान पर है। 12 गोल्ड मेडल और के साथ गोल्ड मेडल की श्रेणी में जर्मनी दूसरे स्थान पर है और कुल मेडल की श्रेणी में 27 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। क्लियर? तो सबसे ज्यादा कौन सा 37 पदकों के साथ? नॉर्वे पहले स्थान पर है और इसके बाद बेटा कौन है बताओ? जर्मनी दूसरे स्थान पर है। क्लियर है? अगला है भारत G20 देशों की अध्यक्षता करेगा।
तो कब? इस वर्ष 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक जी20 देशों की अध्यक्षता भारत करेगा। इसका समापन वर्ष 2023 में भारत में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन के साथ होगा और भारत का ये पहला जी20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा जो भारत में होगा। जी20 देशों की स्थापना 1999 में हुई थी और स्थापना से ही भारत इसका सदस्य है। तो इसकी स्थापना है और स्थापना से ही भारत इसका सदस्य है और इनके जो देश है, कौन-कौन से देश शामिल हैं, वो सामने आप देख सकते हैं। जी20 ग्रुप में 19 देश व यूरोपीय संघ शामिल है, जो निम्नवत है। क्लियर है? अगला टॉपिक है वन ओशन वन समिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 फरवरी 2022 को वन ओशन वन समिट के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित किया। फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस के ब्रेस्ट में 9 से 11 फरवरी तक वन ओशन वन समिट का आयोजन किया गया। तो ये आयोजन कहां पे होगा? फ्रांस में होगा। प्रधानमंत्री जी ने इसको संबोधित किया। उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वस्थ और टिकाऊ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और समर्थन की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है। यूनेस्को ने वकालत भी की है कि 2025 तक सभी सदस्य देश अपने स्कूली पाठ्यक्रम में समुद्री शिक्षा को शामिल जरूर करें, क्योंकि देखो प्रत्येक देश के आधे राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है, तो समुद्री सीमा और समुद्री पाठ्यक्रम का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यूनेस्को ने प्रयास भी किया है कि 2025 तक सभी सदस्य देश इसको शामिल कर लें। ठीक है। याद रखना है वन ओशन वन समिट कहां पे हुआ? फ्रांस में हुआ। ठीक। मोदी जी ने इसको संबोधित किया। ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है ना। तो यूक्रेन में फंसे जो भारतीय थे उनको वापस लाने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया वो कौन सा चलाया गया? बताइए। ऑपरेशन गंगा। रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद यूक्रेन में हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में यूक्रेन के पड़ोसी देशों हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया के माध्यम से भूमि निकासी विकल्पों की पहचान की गई और बहुत से लोगों को वापस लाया गया। यूक्रेन में भारतीय युवा जाते हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। वहां पर मेडिकल की पढ़ाई सस्ती और ठीक मानी जाती है, इसलिए भारतीय वहां पर जाके पढ़ाई करते हैं। ठीक है। तो ये यूक्रेन से जो निकाला गया, इसके साथ ही और भी बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो अलग अलग हैं, उनको भी आप देख लीजिए। ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ये किससे संबंधित है? अफगानिस्तान से। वंदे भारत मिशन 2020 में कोविड-19 महामारी के चलते विदेशों में फंसे भारतीयों की निकासी के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया उसको हम लोगों ने क्या कहा? वंदे भारत मिशन। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जो नौसेना अभियान चलाया गया ऑपरेशन सेतु था। ऑपरेशन संकट मोचन 2016 में दक्षिण सूडान से भारतीय नागरिकों की निकासी के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया, तो आपको ये मिलान करने के लिए आ सकता है, इसलिए आपको याद रखना है ना? मिलान करने के लिए आपको ये दिया जा सकता है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। इसके अलावा और आगे चलें। ऑपरेशन राहत 2015 में यमन से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों की निकासी का अभियान। ऑपरेशन मैत्री 2015 में नेपाल भूकंप के बाद भारत सरकार और भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संयुक्त राहत बचाव अभियान ऑपरेशन मैत्री है। ऑपरेशन सेफ होमकमिंग 2011 में लीबिया से भारतीय नागरिकों को लाने हेतु जो अभियान चलाया गया। ऑपरेशन सुकून 2006 में इजरायल और लेबनान के सैन्य संघर्ष के दौरान लेबनान से निकासी के लिए जो अभियान चलाया गया, है ना। कुवैत एयरलिफ्ट वंदे भारत के बाद 1990 में कुवैत एयरलिफ्ट अभियान सरकार द्वारा दूसरा सबसे बड़ा बचाव अभियान है। इसी पर एक मूवी भी बनी है जिसको आप कहते हैं अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट। कौन सी? एयरलिफ्ट। तो ये सारे अभियान बेटा यहाँ पे एक जगह है। क्लियर है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हम लोग सबसे पहले देखते हैं एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 फरवरी 2022 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन किया। तो इसका नाम क्या है बेटा? यहाँ पे गोवर्धन। ठीक है। संयंत्र में प्रतिदिन 550 टन गीले जैविक कचरे को अलग करने की क्षमता है। यह संयंत्र स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहर बनाने की के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। ठीक है। हाँ। चलिए आइए विविध के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को देखते हैं। सबसे पहला है हरियाणा के रामसर स्थल सुल्तानपुर नेशनल पार्क में वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 49 हो गई है। रामसर ईरान का एक शहर है, अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया है। तो इस बार का जो वेटलैंड डे है, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है बताओ? 2 फरवरी को।
तो इस बार कहाँ मनाया गया बताओ? सुल्तानपुर नेशनल पार्क में वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया। ठीक है। दूसरा है विविध देखना, देश भर के अलग-अलग तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए 156 क्षमता वाली श्री रामायण ट्रेन को अभी चलाया गया है 22 फरवरी को दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से। तो इस ट्रेन की शुरुआत कहाँ पे हुई? दिल्ली के सफदरगंज से। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में पुष्पा द राइज फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। तो ये पुष्पा ने कमाल कर दिया, आपने देखा कि सभी लोग पुष्पा कर रहे थे इस बार, है ना? तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में पुष्पा द राइज को अवार्ड मिला है। बेस्ट फिल्म शेरशाह, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह फिल्म 83 के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस कीर्ति सेनन फिल्म मिमी के लिए। ठीक है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है पुष्पा द राइज को। फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड पुष्पा द राइज, तो ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा। फिल्म ऑफ द ईयर एक अलग अवार्ड है इस श्रेणी में, और बेस्ट फिल्म एक अलग अवार्ड है इस श्रेणी में। दोनों अलग अलग लोगों को मिला है। ठीक है। चलिए, प्रमुख दिवस में बात करते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को क्लियर है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया गया, क्लियर है ना? राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। मिजोरम का स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया गया, है ना? विश्व सामाजिक न्याय दिवस भी 20 फरवरी को होता है, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को होता है। तो यह फरवरी माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की श्रृंखला थी। इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं रटलो के साथ भी इन चीजों को अभी कवर कराऊंगा, एक रिवीजन कराऊंगा। रटलो में ऑलरेडी फरवरी माह के करंट को मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, अगर आप रटलो को देख रहे हैं। तो आज मेरी तरफ से इतना ही। जल्द ही मार्च के करंट अफेयर्स के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, नमस्कार।